अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं और ये एक ऐसा वीडियो है जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसे ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो देश में दंगे फसाद कराने के लिए ऐसे ऐसे भाषण दे जाते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि अभी 2 दिन के लिए आए करनी सेना के अध्यक्ष, करनी सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान में, वो अभी 2 दिन के लिए आए थे उनके अध्यक्ष काशी में, और उन्होंने एक बयान दिए। वो बयान क्या था मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि देश में माहौल ख़राब है वो देश छोड़कर चले जाएंगे पाकिस्तान या बांग्लादेश। ये मेरे हाथ में पेपर है 12 अक्टूबर का, वो 11 अक्टूबर को काशी में आए थे और ये 12 अक्टूबर का मेरे हाथ में पेपर है अमर उजाला का। और भी सारे पेपरों में ये खबरें आई थी, मेरे हाथ में अमर उजाला का पेपर है। इसमें लिखा है कि यह देश उनका नहीं है जो वंदे मातरम कहने में भी शर्माते हैं, जिन्हें आज भी मुगलों से प्रेम है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। ये उनके शब्द थे। और आगे उन्होंने कहा कि बाबर और औरंगजेब की सारी निशानियां खत्म होनी चाहिए। उन्होंने जितनी भी बिल्डिंगें बनवाई, जितनी भी इमारतें बनवाई, जितना भी आर्किटेक्चर है यहाँ पे मुगलों का, वो सारे खत्म होने चाहिए। और सरकार से उन्होंने अपील की कि सरकार इनको तहस नहस करते, इनको नेस्तो नाबूद कर दे। यानी जो भी मुगलों ने बिल्डिंगें बनवाई है, जो भी आर्किटेक्चर अभी तक उनका मौजूद है, वो खत्म करने के लिए इन्होंने सरकार से अपील की। और ये भी आगे कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो करनी सेना प्लानिंग करेगी और इनको गिराने के लिए करनी सेना आगे बढ़ेगी। यानी इन्होंने ये कहा कि अगर सरकार इसको नहीं गिराती है, जो भी बिल्डिंगें हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने बस इतना कहा कि जितनी भी उनकी निशानियाँ भी हैं, तो उनकी निशानियाँ तो यही सब है, ताजमहल, लाल किला और हुमायूं टॉम्ब, ये सब उनकी निशानियाँ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी मुगलों की निशानियाँ हैं उनको गिरा देना चाहिए। भारत में ऐसी कोई भी निशानी उनकी नहीं होनी चाहिए और जिनको उनसे आज भी प्रेम है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किन की ओर है और वो किनको ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। मैं आपको नाम नहीं लूँगा, मैं बस आज मेरा टॉपिक ये है कि जो इनको इतनी चिढ़ है मुगलों से और इनका जो ये कहना है कि वो यहाँ पे आए थे लूटने के लिए और उनकी निशानियाँ खत्म होनी चाहिए, तो आज मैं इनको दिखा दूंगा कि अगर आपने उनकी निशानियाँ खत्म कर दी तो आप खुद नहीं बचेंगे। और जो आज आप भारत भारत का आलाप लगा रहे हैं और हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि आपने सब दिया है हिंदुस्तान को, तो मैं आपको आज ये बता दूंगा कि आपने कुछ नहीं दिया हिंदुस्तान को। जो भी दिया है मुगलों ने दिया है और मुगलों की ही वजह से भारत को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हिंदुस्तान जो आप सुन रहे हैं ये नाम भी मुगलों की ही वजह से है। और हिंदुस्तान जो आप ये नाम सुन रहे हैं हिंदुस्तान, ये भी उन्हीं की देन है जो आए थे पश्चिम से। जो पश्चिम से आए थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया है। आपने तो इस देश को नाम भी नहीं दिया है, नाम भी अगर दिया है तो उन्होंने ही दिया है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इनके सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जिनको आज भी मुगलों से प्रेम है वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। इसका जवाब हम बाद में देंगे, लेकिन पहले उसका जवाब दे दे जो छोटा आंसर है, यानी जिनको वंदे मातरम कहने में भी शर्म आती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, आपको फ्रीडम है। हाँ, आप वो काम ना करें जिसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, जिसका जो करने से आपको कानून मना करता है, आप वो ना करें। लेकिन कानून ये नहीं कहता, कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। आप संविधान की किताब में कहीं पे भी दिखा दीजिए कि जो ये वंदे मातरम नहीं कहता है, जो वंदे मातरम नहीं पढ़ता है वो देशद्रोही है। आप हमें कानून की किताब में कहीं भी दिखा दीजिए, अगर आप दिखा देंगे कि जो वंदे मातरम नहीं कहता है वो देशद्रोही या वो उसको देश से प्रेम नहीं है, तो आप जीते हम हारे। आप कहीं नहीं दिखा सकते कि वंदे मातरम ना कहने वाले को देश से प्रेम नहीं है। हम वंदे मातरम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हमारा धर्म हमें इजाज़त नहीं देता कि आप वंदे मातरम कहें। और हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन हर तरीके से कर सकते हैं। तो जब हमारा संविधान, हमारा कानून हमें ये इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, तो हमारा धर्म ये कहता है कि आप वंदे मातरम नहीं कह सकते। ये हो गया एक सवाल का जवाब। अब आइए बड़े मुद्दे पर आते हैं। बड़ा मुद्दा ये है कि जिनको मुगलों से प्रेम नहीं है वह चले जाएं इस देश को छोड़कर और इस देश से सारी निशानियों को खत्म करना चाहिए। मुगलों की सारी निशानियों को खत्म करना चाहिए और मुगल लूटने के लिए आए थे।
इनका इशारा तो इसी तरफ था। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया की जो ये निशानियाँ, जो मुगलों की निशानियाँ ये मिटाने के लिए कह रहे हैं, उसमें जो 5 बिल्डिंग है, जो 5 टूरिस्ट प्लेस है, जो 5 आर्किटेक्चर हैं, वो मुस्लिम की देन है, जो आज टॉप 5 पे हैं और जो सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं। टॉप 5 में जो सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं वो पाँचों की पाँचों ये मुगलों ने बनवाया है। और मुगलों की ही वजह से आज इनको करीब करीब 150 करोड़ रुपया पर ईयर ये उस मॉन्यूमेंट से कमाते हैं 150 करोड़ रुपया जिसको मुगलों ने बनवाया था। तो आप मुगलों की निशानियों को खत्म कर दीजिए। तो आप 150 करोड़ रुपया वो क्यों रख रहे हैं? आप 150 करोड़ रुपया क्यों कमा रहे हैं जब आपको मुगलों की निशानियां ही खत्म करनी है? आप तो 150 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुगलों की निशानियों को खत्म करना चाहिए। आपको मैं उन 5 मॉन्यूमेंट्स का नाम बताना चाहूँगा। ताजमहल, आगरा किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी और रेड फोर्ट यानी लाल किला। तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुगलों ने बनवाए हैं और जिनको ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कमाई ये रख रहे हैं। उनकी कमाई ये नहीं कह रहे कि उनकी कमाई दान दे दो भाई तुम। उनकी कमाई क्यों रख रहे हो जब इतनी नफरत है मुगलों से, जब तुमको इतनी नफरत है मुगलों से और ये कह रहे हो कि उनकी निशानियों को खत्म कर देना चाहिए। तो 150 करोड़ पर ईयर जो कमा रहे हो, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा किला, इन सब से जो कमा रहे हो तुम, क्यों रख रहे हो अपने पास? उनको दान दे दो। 150 करोड़ रुपये तुम्हारी कमाई बंद हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ का टूरिस्ट प्लेस बंद हो जाएगा। सोचिए ज़रा आप दोस्तों कि अगर लाल किला मिटा दिया जाए, लाल किले को तोड़ दिया जाए, तो ये तिरंगा झंडा कहाँ फहराएंगे? 15 अगस्त 26 जनवरी को ये जो स्पीच देते हैं वो कहाँ से देंगे हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर? तिरंगा झंडा हर साल फहराया जाता है, यहाँ से क्यों फहराते हो? जब इतनी नफरत है तो क्यों फहराते हो यहाँ से? जब मुगलों से तुम्हें इतनी नफरत है तो लाल किले से झंडा क्यों फहराते हो? जब मुगलों से इतनी नफरत है, लाल किला, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी अगर तुम ये सब मिटा दोगे तो इंडिया में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं बचेगा, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी बनवाया है मुगलों ने बनवाया है। और आज तुम ये कह रहे हो कि मुगलों की निशानियों को खत्म करना चाहिए। 2017-18 की ASI की रिपोर्ट दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में 271 करोड़ एक साल में कमाया गया मॉन्यूमेंट से और 271 करोड़ में 146.05 करोड़ इन 5 मॉन्यूमेंट से कमाया गया है जो मैंने आपको नाम बताए हैं। तो 271 करोड़ और 146 करोड़, यानी कि 271 करोड़ में से 146 करोड़ कमाया गया है इन मुस्लिम के मॉन्यूमेंट से। आपको मुस्लिम से, आपको मुगलों से इतनी नफरत है तो क्यों भाई आप क्यों रख रहे हैं ये पैसे? ये तो हो गई दोस्तों वो बात जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं और मैंने बताया कि उससे ये कितना कमा रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो मिटाने की बात कर रहे हैं कि मुगलों की निशानियों को मिटाया जाए और दूसरी तरफ उसी से ये कमा रहे हैं। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि आज बहुत लोग कहते हैं और इन्होंने खुद इशारा किया है कि मुगल यहाँ पे लूटने के लिए आए थे और जिनको प्रेम है उनसे वो चले जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुगल यहाँ पे अगर लूटने के लिए आए थे तो आप एक बात सुनिए। आईने अकबरी आपने नाम सुना होगा, जिसको उनके वजीर अबुल फजल ने लिखा था। उसमें लिखा है कि 39वें साल में, यानी कि 1556 में ये शासक बने और 1595 में 1595 में टोटल इनकम 1595 में इनकी थी 9 करोड़ चांदी का सिक्का। 9 करोड़ चांदी के सिक्के 1595 में इन्होंने कमाए, 9 करोड़। सुनिएगा आप। और उसमें से इन्होंने दे दिए 7.4 करोड़ सैलरी दे दी, जितने भी टोटल वर्कर थे और जो वजीर थे सबको मतलब मिला जुला कर सैलरी 7.4 करोड़ हुई। और इन्होंने खुद की फैमिली पर 77 लाख सिल्वर कॉइन खर्च किए। उसके बाद भी बचा कितना? 75 लाख सिल्वर कॉइन। यानी कि उनके खजाने में, सरकारी खजाने में, मैं पर्सनल खजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी खजाने में 75 लाख कॉइन, सिल्वर कॉइन्स बचे। और उस समय बताया जाता है, कहा जाता है कि 2 रुपए में एक फैमिली अपना खर्चा अच्छे से चलाती थी, अच्छे से चलाती थी 2 रुपए में। तो सोचिए ये 75 लाख सिल्वर कॉइन कितना ज़्यादा अमाउंट हुआ। और 1600 में यानी कि 1600 में अकॉर्डिंग टू दरियानूर एक बुक है जिसके अनुसार 1600 में अकबर के पास 7.5 मिलियन यानी कि 7.5 मिलियन पाउंड्स थे। दरियानूर के हिसाब से 1600 में अकबर के पास 7.5 मिलियन पाउंड यानी कि 75 लाख पाउंड थे। लेकिन उसके 200 साल बाद भी ग्रेट ब्रिटेन की इनकम क्या थी? 6 मिलियन पाउंड।
यानी कि 1600 में अकबर की इनकम 7.5 मिलियन पाउंड, लेकिन 200 साल बाद यानी 1800 में ग्रेट ब्रिटेन की इनकम 6 मिलियन पाउंड। तो सोच सकते हैं कि उस समय कितना अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, कितनी अच्छी जीडीपी रही होगी। हाँ, जीडीपी की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि 1600 एडी में 22.54% ग्रोथ रेट था। उसके बाद 1700 में इंडिया का 24.44% ग्रोथ रेट हो गया। उसके बाद 1870 में आप देख सकते हैं कि 12.25% ग्रोथ रेट हो गया, यानी कि 1600 में 22.54, 1700 में 24.44, यानी 1600 से 1700 तक 2% ग्रोथ रेट बढ़ गया। उसके बाद जब मुगल की गवर्नमेंट गई, मुगल का शासन जब गया तो ग्रोथ रेट कितना कम बचा, 12.25। और आज आपको पता होगा कि 3 to 4% ग्रोथ रेट है। उसके बाद क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था उसमें तो -24% ग्रोथ रेट था। तो आज माइनस में जीडीपी, लेकिन उस समय वर्ल्ड की टॉप जीडीपी, वर्ल्ड के टॉप पे था इंडिया, यानी कि सबसे नंबर 1 जीडीपी अगर किसी की गवर्नमेंट थी कि किसी के शासन में था तो वो मुगल के शासन में था। और ये कह रहे कि मुगल लूटने के लिए आए थे। 16 to 18 सेंचुरी में दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड के टॉप पे थी। और फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांकोइस बर्नियर कहते हैं कि उस समय हर जगह से सोना और चांदी इंडिया में आता था, यानी कि इंडिया का बिजनेस इतना अच्छा था। और वो कहते हैं कि मुगल एम्परर जो थे वो बिजनेस पे इन्वेस्ट करते थे, वो आर्किटेक्चर पे इन्वेस्ट करते थे ताकि उससे पैसे कमाए जा सके। शेरशाह और मुगल एम्परर ने रोड को बनाकर, सी रूट्स को बनाकर ट्रेड को डेवलप किया है। और उन्होंने कई तरह के टैक्स को हटाया है जिससे ट्रेड का ग्रोथ हो, जिससे बिजनेस हो सके, जिससे ट्रेड हो सके। उन्होंने कभी भी लूटने के लिए नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, इंडिया में कभी भी लूटने के लिए नहीं आए, क्योंकि अगर इंडिया में लूटने के लिए आते तो यहाँ की राजपूताना से शादी क्यों करते, वो यहाँ के राजपूत बेटियों से शादी क्यों करते, और यहाँ की राजपूत बेटियों से शादी करके उनके भाइयों को और उनके घर वालों को सबसे ऊंचा ओहदा देते थे अपने महल में। बर्नियर लिखते हैं कि जितना भी बिजनेस ज़्यादातर ट्रेड जो था वो हिंदुओं के हाथ में था और मुस्लिमों के हाथ में शासन था। वो आर्मी में थे लेकिन बिजनेस ट्रेड ज़्यादातर हिंदू करते थे, तो दोनों मिलकर काम करते थे। जो लूटने के लिए आता है दोस्तों वो लूट कर चला जाता है, वो वहाँ पे जमता नहीं है, वो वहाँ के लोगों से शादी नहीं करता है, वो वहाँ पे महल नहीं बनाता है, वो वहाँ पे ट्रेड नहीं करता है। वो यहाँ पे इंडिया को डेवलप करने के लिए आया था और उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया बनाया। इसलिए अंग्रेज आए, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे लूटने के लिए आए। वो लूटने के लिए नहीं आए थे, वो डेवलप करने के लिए आए थे। अगर ये लूटने के लिए आते तो उसके बाद अंग्रेज क्यों आते लूटने के लिए? ब्रिटिश क्यों आते यहाँ पे? ब्रिटिश क्यों आते लूटने के लिए जब इंडिया में कुछ बचता ही नहीं और मुगल सारा चीज़ लूट कर चले जाते हैं? तो ब्रिटिश क्यों आते? और ब्रिटिश ये सोच कर आए थे कि इंडिया, भारत सोने की चिड़िया है, चलो इसको वहाँ से लूटा जाए। तो ब्रिटिश आए थे लूटने के लिए, मुगल नहीं आए थे। मुगल तो यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे, मुगल यहाँ पे राज करने के लिए आए थे, मुगल यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आए थे। और उन्होंने की, और उन्होंने यहाँ को, भारत को अपना घर बनाया। इसलिए वो यहाँ की लड़कियों से, वो यहाँ की बेटियों से शादी की और उन्होंने ज़्यादातर हिंदू बेटियों से शादी की। उनको कभी ये नहीं हुआ कि हम मुस्लिम हैं या मुस्लिम को ओहदा दें, बल्कि उनके महल में ज़्यादातर ओहदा हिंदुओं का रहता था। और बड़े सिपाही जो होते थे वो हिंदू होते थे, जो कमांडर होते थे वो हिंदू होते थे। आप अकबर को देख लीजिए, जोधा भाई के भाई को उन्होंने कमांडर बनाया था। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि मुगल यहाँ पे लूटने के लिए, बल्कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमी कभी रही, सबसे ज़्यादा जीडीपी अगर रही जब से भारत बना है और जब तक रहेगा, तो मुझे लगता है कि इन्हीं मुगलों के पीरियड में था। और मुगलों के पीरियड में जितनी अच्छी जीडीपी थी, जितनी अच्छी इकोनॉमी थी भारत की, वो कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर जो ये कहते हैं कि वो इंडिया को छोड़कर चले जाए, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मुगलों ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब पर हुकूमत की थी और उन्होंने आपको हिंदुस्तान दिया, हिंदुस्तान नाम ही उन्होंने दिया है। तो अगर आपकी इतनी नफरत है, आप छोड़कर चले जाएं, हम क्यों छोड़कर जाएं? ये हमारा देश है और हमारा भी इस पर हक है, जिस तरीके से आपका हक है, तो हम क्यों छोड़कर जाएं?
हाँ, बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुगल यहाँ पे लूटने के लिए नहीं आए थे, मुगल यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आए थे, मुगल यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे। आपकी जो ये गलत फहमी है कि लूटने के लिए आए थे या फिर उनकी सारी निशानियाँ मिटा दी जाए, ये सारी बातें गलत है। और आप उनकी निशानियों को मिटाकर हिंदुस्तान को नहीं बचा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम ही है ताजमहल से, हिंदुस्तान का नाम ही है लाल किले से। हिंदुस्तान को अगर कोई याद करता है, कोई टूरिस्ट याद करता है, तो वो कुतुब मीनार से याद करता है, ताजमहल से याद करता है, लाल किले से याद करता है, फतेहपुर सीकरी से याद करता है, आगरा किले से याद करता है। आप क्या क्या मिटाएंगे? आप टूरिस्ट को यहाँ पे आना बंद कर देंगे। अगर आप सारी निशानियों को मिटा देंगे तो यहाँ पे आप टूरिस्ट को नहीं ला सकते। फिर ये केवल ज़मीन बच जाएगी भारत की, हिंदुस्तान की, और कुछ नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल UR Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।